नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 26 में और 26 में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से अरावली पर्वतमाला के पुनर्स्थापना हेतु विस्तृत कार्य योजना लागू। सेकेंड है सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्र अनुसंधान केंद्र में। थर्ड है किरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में पूर्व जम्मू कश्मीर राज्यपाल सत्य मलिक के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। फोर्थ है डब्ल्यूओएच ने जारी की विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट। फिफ्थ है कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना। सिक्स्थ है कि छोजिन आंगमो बनी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधिता महिला। सेवेंथ है कि इसरो ने 2025 को प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया। एट्थ है कि अर्जेंटीना ने पेरिटो मेरोनो ग्लेशियर से विशाल हिमखंड टूटा, जलवायु चिंता बढ़ी। नाइन्थ है कि डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक ट्रांस फैट समाप्त करने के लिए ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को मान्यता दी। टेंथ है कि 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि एवरी स्टेप फॉरवर्ड नो मैटर हाउ स्मॉल ब्रिंग यू क्लोजर टू द लाइफ योर ड्रीम्स ऑफ कीपिंग गोइंग। यानी हर छोटा कदम भी तुम्हें तुम्हारे सपने की ओर ले जाता है, बस चलते रहो। फ्रेंड्स, हम लोग 25 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थान के झाड़ी वाले जंगलों को वन भूमि घोषित किया? तो महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रेडी रिलीवेंट रिसर्जेंट ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जनरल अनिल चौहान। हाल ही में भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे पुराने शिलालेख गुटला शिलालेख कहां पाया गया है? तो कर्नाटक में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारत में सूखे के कारण फैली मानवीय आपदा से संबंधित पहला ऐतिहासिक दस्तावेज गुटला शिलालेख कहां पाया गया? तो कर्नाटक में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 किस देश में आयोजित किया गया? नीदरलैंड्स में। हाल ही में यूके ने चागोस द्वीप समूह किसे सौंपने पर सहमति दी है? तो मॉरिशस को। जो रूट जो सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं किस देश से है? सॉरी, ये इंग्लैंड से इनका संबंध है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25%। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रृंखला को हाल ही में पुनर्स्थापना के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के तहत शामिल किया गया है? इन विच माउंटेन रेंज हैज रिसेंटली been targeted with a detailed action plan for the restorations? ऑप्शन ए सतपुरा माउंटेन रेंज, ऑप्शन बी विंध्याचल माउंटेन रेंज, ऑप्शन सी अरावली माउंटेन रेंज और ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अरावली माउंटेन रेंज को पुनर्स्थापना के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के तहत शामिल किया गया है। देख लेते हैं से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अरावली पर्वतमाला को हाल ही में पुनर्स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना के तहत चुना गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने यह योजना उदयपुर राजस्थान में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान जारी की। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है जो गुजरात से दिल्ली तक, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, यह कार्य योजना विज्ञान आधारित, सामुदायिक नेतृत्व वाली और नीति समर्पित है जिसका उद्देश्य अरावली की परिस्थिति को बहाल करना है। फ्रेंड्स, अरावली है तो देख लेते हैं अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली है जो लगभग 2.5 अरब वर्ष मानी जाती है। यह पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। सबसे जो इसकी ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है।
दिशा की बात करें तो ये विपरीत, हिमालय के विपरीत तिरछी दिशा में फैली हुई है, दिल्ली से गुजरात की ओर। पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो यह पर्वतमाला थार मरुस्थल पूर्वी उपजाऊ मैदान के बीच एक जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। भूजल पुनर्भरण और वर्षा संतुलन में इसकी अहम भूमिका होती है। यह अनेक प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, हालांकि खनन वनों की कटाई से इन पर संकट है। पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो अत्यधिक खनन, अवैध निर्माण और वनों की कटाई के कारण अरावली परिस्थिति की गंभीर नुकसान है। यदि इसका क्षरण यूं ही चलता रहा तो मरुस्थलीकरण की संभावना बढ़ जाती है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता समेत कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास इस क्षेत्र में हुआ और यह पश्चिमी आक्रमण से प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र में किस राज्य में किया गया? यानी रिसेंटली सागर भवन एंड पोलर भवन वर इनॉग्रेटेड इन द नेशनल पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गोवा, यानी गोवा में सागर भवन पोलर भवन का उद्घाटन राष्ट्रीय ध्रुव और समुद्री अनुसंधान केंद्र में किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सागर भवन पोलर भवन का हाल ही में उद्घाटन राष्ट्रीय ध्रुव एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र एनसीपीओआर में किया गया है। एनसीपीओआर जो कि है गोवा राज्य में स्थित है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इन भवन का उद्घाटन किया, जो भारत की ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। इन नई सुविधाओं में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, बर्फ कोर भंडारण और उन्नत अनुसंधान और संरचना शामिल है, जिससे भारत की समुद्री और ध्रुवीय अनुसंधान में वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीआई ने कीरू जल विद्युत परियोजना के रिश्वत मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आरोप पत्र दायर किया है? यानी रिसेंटली द सीबीआई फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी स्टेट सत्यपाल मलिक इन द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्राइवरी केस? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ कीरू जल विद्युत परियोजना में रिश्वत मामले में चार्जशीट दायर किया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने हाल ही में कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सत्यपाल मलिक ने 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। यह मामला किश्तवाड़ जिले में कीरू जल विद्युत परियोजना के खिलाफ लगभग 2200 करोड़ के सिविल कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा है। मलिक ने पहले दावा किया था कि उन्हें इस परियोजना से संबंधित फाइलें पास करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत पेश की गई थी। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का ये कीरू जल विद्युत परियोजना है, तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को मैप में। तो जम्मू कश्मीर जो है उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण यूनियन टेरिटरी है, जिसका कैपिटल श्रीनगर है, जो कि आपको मई मंथ में इसका श्रीनगर, जबकि नवंबर मंथ में आपको ये जम्मू में इसके कैपिटल स्थापित हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो प्रेजेंट में मनोज सिन्हा है। सीएम की बात करें तो उमर अब्दुल्ला, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की? यानी हु हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल्स हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी WOH और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि WOH ने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट को जारी की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य समिति स्थिति रिपोर्ट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने जारी की है। इस पहली रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ, जो पशु रोगों की प्रवृत्ति, जोखिम और चुनौतियों को व्यापक वैश्विक अवलोकन प्रस्तुत करती है।
रिपोर्ट के अनुसार फैल रही लगभग 47% पशु बीमारियों में जूनोटिक क्षमता यानी वे इंसान को भी संक्रमित कर सकते हैं। यह रिपोर्ट पशु रोगों के कारण खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता, व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करती है और टीके की उपलब्धता व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथालिया मलकाना नाम तितली एक नई प्रजाति खोजी गई है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाई नेम द यूथालिया मलकाना हैज बीन डिस्कवर्ड? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यूथालिया मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। यह खोज अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले के मुख्यालय बसर में की गई है। भारत में यह प्रजाति पहली बार दर्ज की गई है, जो पहले केवल दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती थी। इस खोज से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तितलियों की विविधता और बढ़ गई है। खोज की पुष्टि फील्ड वर्क, फोटो साक्ष्य और वैज्ञानिक प्रकाशन के माध्यम से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधिता भारतीय महिला कौन बनी है? यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विजुअली चैलेंज्ड वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन ए ज्योति रात्रे, ऑप्शन बी जुनको ताबेई, ऑप्शन सी चोंगजिन आंगमो और ऑप्शन डी पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चोंगजिन आंगमो जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधिता भारतीय महिला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि छोजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन महिला बनी है। वह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चांगो गांव से है। आंगमो ने 8 वर्ष की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। मई 2025 में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर न केवल भारत की बल्कि विश्व की पहली दृष्टिबाधिता महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? यानी रिसेंटली 2025 वाज डिक्लेयर्ड एज व्हिच ईयर इन इसरो? ऑप्शन ए स्पेस ईयर, ऑप्शन बी गगनयान ईयर, ऑप्शन सी चंद्रयान ईयर और ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी ईयर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि गगनयान ईयर। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में वर्ष 2025 को यहाँ पर फ्रेंड्स आपको गगनयान ईयर होगा यानी गगनयान वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा इसरो के अध्यक्ष फ्रेंड्स यहाँ पर होगा एन नारायण ने आपको इसकी घोषणा की है। एन नारायण ने इसकी घोषणा की है ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक, नवाचार और प्रगति पर बल दिया जा सके। फ्रेंड्स 2025 में इसरो का मुख्य फोकस नई तकनीक विकास, स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने, महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन करने पर रहेगा। यह पहल का उद्देश्य है भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना और युवा वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिटो मैरोनो ग्लेशियर जिसका विशाल बर्फखंड हाल ही में टूटा गया किस देश में स्थित है? यानी इन विच कंट्री इज द पेरिटो मैरिनो ग्लेशियर्स लोकेटेड हुज ह्यूज आइस ब्लॉक ब्रोक ऑफ? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी वेनेजुएला और ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अर्जेंटीना का पेरिटो मैरिनो ग्लेशियर का विशाल बर्फ खंड हाल ही में टूटा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पेरिटो मैरिनो ग्लेशियर अर्जेंटीना के सांता क्रूज प्रांत में लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क पटागोनिया में स्थित है। यह ग्लेशियर अर्जेंटीना के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अपने विशाल हिमखंड के टूटने की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्लेशियर एल कलाफाते शहर में लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और साउदर्न पेंटागोनिया आइस फील्ड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO द्वारा किन 4 देशों को उनकी राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए मान्यता दी गई है? यानी which 4 countries were recently recognized by the WHO for eliminate distinguishingly product trans fat from their national food supply? ऑप्शन ए इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑप्शन
बी अमेरिका, फ्रांस, चाइना और कनाडा। ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर। और ऑप्शन डी साउथ कोरिया, इटली और स्वीडन। तो इसका सेंस है फ्रेंड कि ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को डब्ल्यूएचओ ने उनके राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को उनकी राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांस फैट को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मान्यता दी है। इन देशों से ट्रांस फैट के उपयोग पर सख्त नियम लागू किया गया और प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जिससे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट अब मौजूद नहीं है। यह उपलब्धि हृदय रोग के जोखिम को कम करती है और जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई, यानी वेयर वाज द 15th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। मुख्य चर्चा व्यापार सहयोग को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को समाधान करने पर केंद्रित रही। बैठक में बहुपक्षवाद, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और सतत विकास के महत्व पर भी जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स है तो देख लेते हैं ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि इसका गठन जो है 2006 में की हुई थी। पहले इसका ब्रिक कहा जाता था क्योंकि इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन ही शामिल थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के 2010 में शामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। आर्थिक महत्व की बात करें तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या के 40% से अधिक है। ये देश दुनिया के 25 से 30% जीडीपी में योगदान देते हैं। वैश्विक व्यापार और निवेश में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्देश्य की बात करें तो शांति, विकास, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग करता है। विकासशील देशों के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। प्रमुख संस्थाएं बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी 2015 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सतत विकास परियोजनाओं को वित्त देना ब्रिक्स देशों के बीच। कंटीजेंट रिजर्व्स आर्मेंट यानी सीआरए यानी वित्तीय संकट की स्थिति में सदस्य देशों की सहायता प्रदान करना। हालिया घटनाक्रम की बात करते हैं सदस्यता विस्तार पर ब्रिक्स जो है जैसे कि ईरान, अर्जेंटीना आदि ने रुचि दिखाई है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और डिजिटल करेंसी पर काम चल रहा है। हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है जिसकी अध्यक्षता बारी बारी से सदस्य देश करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 25%। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।